तो स्टूडेंट आपने इसको लिख लिया होगा कि वेयर इक्वेशन 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ z, यहाँ इक्वेशन 2 z के पदों में एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए हम ना इसको हटा देते हैं, आप लाइन वाइज चलते रहिए। ये अब ये चीज आप लोगों ने लिख ली होंगी, बोर्ड हमारा अब ये ऊपर से यहाँ से मत ध्यान देना, ये अपने लोगों ने रफ के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कि जो हमें एक साथ दिख जाए। स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो AP है, ठीक है, जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो बहुत कम टर्म्स में होती है। ठीक है, तो हम इतनी बड़ी टर्म्स के अंदर, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी को ऐड करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि A की देखो पावर माइनस में 3/4 है। ठीक है, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था इसे। और मैं अगर बात करूँ MZA की, तो मैं इसको एक बार यहाँ साइड में लिख देते हैं, MZ, A। क्या आया है हमारे पास में, ये A अल्फा बीटा Z गामा Z का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको आपने दी थी 2। आपने अल्फा लिखा है MN माइनस में AB प्लस AS A की पावर -1/3 प्लस में AA। बीटा आपने लिखा था MA माइनस में MN माइनस AC A की पावर माइनस में 1/3 माइनस 4AA, और गामा है AC A की पावर माइनस में 1/3 प्लस 4AA एंड A इनवर्स। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम लोग वहाँ साइड से इसे देख सकते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ आपको इक्वेशन नंबर 2 दे दी है, जो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन 2 का एक Z और M के साथ में कर्व लूँ, ठीक है, क्या बनाए, एक कर्व बनाए Z का और M के साथ, जहाँ पर हमारे पास में ये A क्या है बच्चों, ये जो A है वो क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर इस A को हम क्या कर दे, फिक्स्ड कर दे, फिक्स एक किसी वैल्यू के लिए ले लेते हैं, किसी के भी 91 के लिए लो, किसी के भी ले लो कि A फिक्स्ड है इस बार। ठीक है, तो Z और M के बीच में हम जो कर्व देखते हैं वो हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये कैसा है, ये पैराबोला मिलता है। कैसा कर्व मिलता है स्टूडेंट्स हमें, पैराबोला, मतलब कि परवलय मिलता है। अगर हम M और Z के साथ में कर्व देखें तो मीन्स ये इक्वेशन आपको मालूम है क्या बता रहा है कि अलग अलग Z के लिए न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है, ठीक है, अलग अलग Z के लिए जो बेसिकली न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो कैसी मिल रही है, हमको अलग अलग मिल रही है। मतलब कि अलग अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए जो A है वो कैसा है, फिक्स्ड है। उसके बीच में जो कर्व बनता है वो पैराबोला बनता है, और यही आपको सैगर्ट चार्ट बताना चाह रहा था। ठीक है, सैगर्ट जो चार्ट था उसने भी हमें यही बताया था कि जब A को अगर फिक्स रख दे तो प्रोटॉन्स की संख्या और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या वो हमें कैसी मिलती है, अलग अलग मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ये मिल रहा है, ये वाला सबसे कम एनर्जी का मिल रहा है। ये जो कम एनर्जी का है वो सबसे ज़्यादा क्या है स्टूडेंट्स, स्टेबल है, मतलब कि स्थायी है, जो ये सबसे कम एनर्जी का है। बाकी इस दोनों साइड में ये सब कैसे हैं, अस्थायी है। और जो अस्थायी होते हैं
अस्थाई, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब कि अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता था, रेडियो एक्टिव का मीन्स होता था स्टूडेंट्स की एक ऐसा नाभिक जो खुद ही क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, जो खुद ही क्या कर रहा है, क्षय कर रहा है। और वो क्षय कौन सा करता है, कौन सा डीके करता है बच्चों, ये बीटा डीके करता है ये, ठीक है। वापस एक बार बात करते हैं, इक्वेशन 2 है वो एक पैराबोला की इक्वेशन है। इक्वेशन 2 के लिए हमने जब कोई कर्व बनाया, यहाँ हमने z प्रोटॉन्स की संख्या ली और यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग, m ले रहे हैं। जब अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर ए के लिए डिफरेंट z पे उसके करस्पॉन्डेंस अलग अलग न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। पर्टिकुलर ए के लिए डिफरेंट जेड पे देखा तो उसके करस्पॉन्डेंस हमें अलग अलग क्या मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या मिलती है, ठीक है। यही बात आप लोगों को कौन बताना चाह रहा था बच्चों, सैगर्ट चार्ट बताना चाह रहा था, ठीक है। उसने कहा अगर ए को फिक्स रखते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग मिलेंगे। और ये जो इक्वेशन होती है वो कैसे मिलती है, पैराबोला मिलती है। जो सबसे कम एनर्जी का न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल, स्थायी होता है। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे सारे न्यूक्लियस कैसे हैं, अस्थायी हैं, ठीक है। अस्थायी है मतलब अनस्टेबल हैं और वो रेडियो एक्टिव डीके करते हैं। और रेडियो एक्टिव होने के कारण वो कौन सा डीके कर रहे हैं बच्चों, बीटा डीके कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले ये जो आपको सारी बातें बोली गई हैं उसे राइट डाउन कीजिए, मीन्स बातों को नहीं, ये कर्व बनाइए सबसे पहले। इसमें लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 और कर्व बनाओ ये वाला इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 का कर्व बनाइए, फिर इसमें हम लिखते हैं
तो ये बना लिया होगा आपने। इसके लिए लिखते हैं अब अपन, इसके नीचे लिखना आप लोग, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देती हूँ। पहले ये इंग्लिश मीडियम के लिए लिख रहे हैं, फिर लिखते हैं अपन हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 to 4 मिनट स्किप कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम डालें, इसमें लिखना है इक्वेशन 2 which is equation of parabola in terms of fixed A and different Z. In terms of fixed A and different Z. For a particular A, यू कैन हैव लिख रहे थे बट वो मत लिखो वरना तुम एग्जाम में भी ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। तो वी कैन हैव डिफरेंट न्यूक्लियाई with different Z and corresponding different N, different Z and corresponding different N, राइट। अच्छा एक बात और देखिए, जब हमें फिक्स्ड ए होता है, डिफरेंट जेड और डिफरेंट एन होता है, तो उसे हम आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं हम विच इज कॉल्ड आइसोबार्स, विच इज कॉल्ड आइसोबार्स, where isobar is falling on this curve, falling on this curve. Parabola. And which nuclei have low energy, which nuclei have low energy are most stable, are most stable.
and other is radioactive. ठीक है, so decay in form of beta active. तो इसमें इसको लिखिए, फिर हम हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखते हैं इसे। लिखिए इसे, देन हम आगे चलते हैं इसमें। तो स्टूडेंट आपने इसको लिख लिया होगा। चलते हैं हम फर्दर इसमें। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देते हैं इसे अब।
यहाँ इक्वेशन 2 एक नियत मान ए तथा यहाँ इक्वेशन 2 एक नियत मान ए तथा वेरिएबल जेड के लिए परवलय का समीकरण है। आगे एक नियत मान ए के लिए हम अलग अलग जेड तथा अलग अलग मान एन के प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिसे संभारिक मतलब कि आइसोबार्स कहते हैं, जिन्हें संभारिक कहते हैं। और जो नाभिक सबसे कम ऊर्जा रखता है वह स्थायी होता है, अन्यथा अस्थायी होता है, अन्यथा अस्थायी होता है, ठीक है। और बीटा क्षय करता है, ठीक है, और बीटा क्षय करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, अतः संक्षेप में नियत ए के लिए, अतः संक्षेप में नियत ए के लिए यह परवलय होता है, यह परवलय होता है जिसके न्यूनतम बिंदु पर केवल एक ही मान प्रक्षेप होता है, ठीक है। लिखिए, इसे बोल देते हैं एक बार। यहाँ इक्वेशन 2 एक नियत मान a तथा वेरिएबल z के लिए परवलय का समीकरण है। एक नियत मान a के लिए हम अलग अलग z तथा अलग अलग मान n के प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें आपको मालूम होगा n और z की संख्याएं अगर अलग अलग हो और a कांस्टेंट रहे
तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार यानी कि समभारिक कहते हैं। और जो नाभिक सबसे कम ऊर्जा रखता है वह कैसा होता है, स्थायी होता है, अन्यथा अस्थायी होता है और रेडियो एक्टिव भी बोल सकते हैं। फिर क्या करता है, वो बीटा का क्षय करता है। ठीक है, अतः संक्षेप में नियत ए के लिए यह कैसा प्राप्त होता है बच्चों, हमें परवलय कर्व प्राप्त होता है जिसके न्यूनतम बिंदु पर केवल एक ही मान प्रक्षेप होता है। तो इसको लिखिए, देन लिखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। कंडीशन के लिए हमारी स्टेबिलिटी की कंडीशन के लिए चलते हैं फिर। तो देखिए, लिखते हैं इसमें हम इक्वेशन देखते हैं स्टेबिलिटी की, वो क्या मिलती है हमें। इसे इरेज कर रहे हैं। अब हम अपने वापस टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये हमने अभी लिखा इक्वेशन नंबर 2 के बारे में, जो आपसे इक्वेशन 2 के लिए कर्व से हमें जो एक्सप्लेनेशन मिलती है उसे हमने यहां लिखा। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टेबिलिटी की कंडीशन की बात कर रहे थे। तो देखिए, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा था कि कंडीशन क्या होती है स्टेबिलिटी की, जो हमें m प्राप्त हुआ है, जो m मिला है, उसका मिनिमा या मैक्सिमा फाइंड आउट करके हमें क्या मिलेगा, z। और हम वही z चाहते हैं कि z की क्या वैल्यू रखें a के करस्पॉन्ड। ठीक है, देखिए, तो हमने क्या किया, डेल m z कोमा a अपॉन में डेल z। ठीक है, यहां से a हटा देते हैं, डेल m अपॉन में डेल z। और यहां लिखते हैं हम कि जहां पर हमारे पास जो a है वो कैसा है, कांस्टेंट है। अभी भी देखा था ना हमने हमारे कर्व से, तो उसका जो अवकलन होगा डेल z के सापेक्ष वो कैसा मिले, 0 मिले, डिफरेंशियल क्या मिले, 0। तो देखो डेल m मतलब m हमें ये दे रखा, इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो वो 0 के इक्वल रख दो बस। कितना आएगा इसका डिफरेंशियल करने पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, डेल m अपॉन में डेल z।
यहाँ ए तो क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ किसके लिए होगा, बीटा जेड और गामा जेड स्क्वायर। तो बीटा जेड का क्या बना, बीटा प्लस गामा जेड स्क्वायर का क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 गामा जेड। ये कुछ इक्वेशन हमें इस तरीके से मिलती है, जिसको हमने क्या किया, इक्वल रख दिया 0 के। हमें चाहिए क्या, जेड की वैल्यू चाहिए, तो जेड क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस में 2 गामा जेड, देखो जेड माइनस में बीटा अपॉन में 2 गामा, ये वैल्यू आ गई जेड की, राइट। ये क्या है, जेड इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 गामा। यहाँ से वैल्यू रख देते हैं बीटा और गामा की, तो वी सी माइनस बीटा क्या है, ये रहा एम ए माइनस में एम एन माइनस ऑफ ए सी ए की पावर -1/3 एंड माइनस में 4a डिवाइडेड बाय गामा कितना है, ए सी ए की पावर -1/3 4a और a की पावर -1। ये क्या है, z की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों को जो ये z की वैल्यू मिली है माइनस की टर्म में, माइनस की टर्म में स्टूडेंट ये एम एच होता था शायद, देख लेना एक बार आप लोग, है ना, एम एच होगा हाइड्रोजन की वैल्यू के लिए ना। तो पहले से लिखिए कंप्लीटली, कि जेड की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, अब सर इसको आपने लिख लिया होगा जेड की वैल्यू को। अगर यहाँ पर ये जो हमें टर्म मिली है जेड की, जेड की जो टर्म मिली है, यहाँ में एम एच एम एन ए सी ए इनकी अगर जो कांस्टेंट है, ये सारे टर्म्स हमें मालूम है, हाइड्रोजन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ए सी ए, अगर इनकी जब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू रख देते हैं, तो हमें जो जेड मिलता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से मिलता है कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस 0.008 ए की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 1.98 प्लस 0.016 ए की पावर 2/3। ये मिलती है हमें इक्वेशन नंबर, कौन सी चल रही थी, आई डोंट नो, 4 लिख दीजिए, आप देख लेना कौन सी चल रही है, ठीक है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसमें कंडीशन पूछी जाती है और हमें यही कंडीशन क्या होती है, फाइंड आउट करनी होती है। इस कंडीशन को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे देखिए ये क्या कहती है, अगर यहाँ पर जब आप a की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो z क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगा। और इसी तरीके से आप ज़्यादा वैल्यू जब इंक्रीज करोगे तब ये टर्म होंगी, अदरवाइज ये वाली टर्म्स भी डोमिनेट कर रही होंगी, ठीक है। तो कम वैल्यू के लिए जो a का मान है वो z के इक्वल रहता है। मतलब कि कैसे रहता है, z अगर z है ना तो जो n है वो क्या होगा, a/2। मतलब इसका आधा किसके पास है, प्रोटॉन्स, और उसके आधा किसके पास है, न्यूट्रॉन्स के पास है। बट वहीं जब आप बहुत ज़्यादा ऊपर करेंगे a की वैल्यू, ठीक है, तो ये वाली टर्म डोमिनेट करने स्टार्ट कर देगी और बेसिकली आपको दिखेगा कि प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इक्वेशन 4 तक लिखिए,
इसके बारे में लिखते हैं फिर हम। तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिए इसे कंप्लीट। यहाँ लिखो आप इसमें कि जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 से स्पष्ट है कि, इक्वेशन 4 से स्पष्ट है कि हल्के नाभिकों के लिए प्रोटॉन की संख्या, हल्के नाभिकों के लिए प्रोटॉन की संख्या Z लगभग A/2 होती है, और जैसे जैसे A का मान बढ़ता है और जैसे जैसे A का मान बढ़ता है, Z का मान A/2 से कम प्राप्त होता है। अर्थात n का मान A/2 से बढ़ता चला जाता है जैसे सेगर चार्ट में देखा। ठीक है, अतः इसमें लिखते हैं आगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लिखिए, इट इज क्लियर from equation 4 that for light nuclei the value of Z is equal to A/2, and as on increasing the value of the value of A as on increasing the value of A, decreasing in value
of Z from A/2 and number of neutrons will be increasing and number of neutrons will be increasing as we see in Sager chart। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए इसे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टॉपिक देखा कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कंडीशन जो है स्टेबिलिटी के लिए। जिसने ये नहीं लिखा है वो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मास स्पेक्ट्रोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।